हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के विशेष अनुरोध पे जो जेएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारा कमेंट या इंक्वायरी आ रहा था कि जो पोस्ट है उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में कैसे भरा जाए। तो प्रेफरेंस कैसे हम रखें ऊपर से नीचे के क्रम में, उसको जानने के लिए पहले सभी पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए होगी। जैसे कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोशन का क्या स्कोप है, पोस्टिंग कैसे होती है, ये सब सारा जब आप जान लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो अपने आप ही आप खुद ही जो प्रेफरेंस है उसको भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी क्रम में आज हम जो पहला जो उसका सबसे ऊपर का पोस्ट है, सबसे अच्छा पद है, सबसे अच्छा इस सेंस में बोल रहा हूँ कि इसका जो ग्रेड पे है यानी ए लेवल 7 का पोस्ट है। बाकी जो है कुछ पद जो है लेवल 6 के हैं और बाकी लेवल 5 के भी पद है, एक जो है लेवल 2 का भी पद है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो ऊपर का पद है जिसकी सैलरी सबसे अधिक बनेगी वो है एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो पहले इसका हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर इसका प्रमोशन का क्या स्कोप है और कैसे इसका जो पोस्टिंग कहाँ कैसे हो सकती है इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, ताकि इस पोस्ट पद से संबंधित जो भी आपकी जो क्वेरी है वो सब कुछ आज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं बचेगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको आप लोगों को उसका जवाब अवश्य दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है 863 टोटल पद है एएसओ का। ठीक है, उसमें ये लेवल 7 का पद है। लेवल 7 मतलब होता है जो पुराने वेतनमान के अनुसार उसको 4600 ग्रेड पे का पद हम लोग बोलते थे पहले। ठीक, तो उसका जो बेसिक होता है इसका लेवल 7 के पद का जो बेसिक पे होता है वो होता है 44,900। ठीक है, वो हो गया 44,900, ये हो गया बेसिक पे। उसके बाद अभी करंट में जो है डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं वो 42% है। ठीक है, ये एक्चुअली डिसाइड होता है हर एक 6 महीने पे, जनवरी में और जुलाई में। जो महंगाई का जो मतलब इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है या घटता है, उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना डीए बढ़ाती है हूबहू लगभग सभी राज्य सरकारें, कुछ देर से ही सही लेकिन सभी उसको स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तो अभी जो है 42% आपका डीए है, महंगाई भत्ता। ये हो गया मतलब बेसिक पे का 42%, ये हो गया आपका 18,858 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए एचआरए जो है वो 18% है। चूंकि रांची मैक्सिमम पोस्टिंग जो होता है इसकी रांची में 95% तक या 90% तक जो इसका जो सचिवालय एएसओ की पोस्टिंग होती है वो रांची में होती है। कुछ की पोस्टिंग जैसे कि आप प्रमंडल है, जैसा कि आपको पता होगा झारखंड में 5 प्रमंडल है, तो एक का मुख्यालय तो रांची ही है, बाकी 4 प्रमंडल में भी इसकी पोस्टिंग होती है। तो मैक्सिमम पोस्टिंग लेकिन रांची जो सचिवालय है जिसमें 32 कुल विभाग हैं, उस विभाग के में जो विभिन्न सेक्शन हैं उस सेक्शन में जो है आपका एएसओ की पोस्टिंग होती है। रांची प्रमंडल में का मुख्यालय चूंकि रांची है तो रांची प्रमंडल मुख्यालय में हो सकता है। बाकी जो और भी है, हजारीबाग है, पलामू है, दुमका है, चाईबासा है, तो वहाँ भी जो प्रमंडल है वहाँ भी इसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन आप समझिए सिर्फ 5% लोगों की पोस्टिंग वहाँ पे होती है। ठीक है, तो चूंकि रांची में है तो रांची 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, ये 4 शहर में आपका जो एचआरए है वो 18% है, क्योंकि ये जो है सिटी जो है वो वाई कैटेगरी में है। बाकी जो सिटी है वो जेड कैटेगरी में है, वहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 9% एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 यानी 8,082 रुपीज़ एचआरए हो गया। ठीक, अब टीए देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये होता है चूंकि 1800 फिक्स है और 1800 पे जो डीए है ना, 1800 पे डीए ऐड करके, जैसे 42% है तो 1800 प्लस 42% ऑफ 1800 ऐड करेंगे जब, तो ये 2500 या 2556 रुपीज़ होगा, वो टीए होगा। तो जैसे डीए बढ़ेगा 42 से जो 2-3% बढ़ेगा 45 हो जाएगा, तो ये 1800 प्लस 45% हमारा टीए होगा। ठीक है, और ये जो अभी मैंने बताया कि डीए है वो हर एक बार साल में 2 बार जनवरी एंड जुलाई में रिवाइज होता है, रिवीजन होता है, और 3% 4% ये अवश्य बढ़ता है। ठीक,
और 1000 रुपया झारखंड में सभी कर्मचारियों के लिए वो मेडिकल अलाउंस है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 75,396, ये हो गया ग्रॉस पे। ठीक, लेकिन ये ग्रॉस पे आपको इतना बनेगा लेकिन इतना मिलेगा नहीं। उसमें क्या होता है, कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन में क्या होता है, ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है जो कि 60 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। उसके बाद जो है जीपीएफ है, एक ग्रेचुइटी पेंशन परमानेंट फंड है। ठीक है, उसमें क्या है कि बेसिक और डीए दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका मिनिमम 6% वो डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो 6% होता है 3825। आप अगर चाहें तो इससे अधिक भी कटवा सकते हैं, 10%, 15%, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन मिनिमम 6% वो कटेगा। और ये ही जो पैसा है इकट्ठा होके इस पे पीएफ पे इंटरेस्ट ऐड होके फिर आपको आफ्टर रिटायरमेंट जो आपका ये पीएफ है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता है कि हर एक साल में जो आपका टोटल सैलरी बनेगा वो किस रेंज में है उसके हिसाब से इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होगा। तो करते क्या है कि वो टोटल को एक बार नहीं कटवा के मंथ वाइज एक इसका कैलकुलेट करके सभी कम स्टाफ क्या करते हैं वो कटवाते हैं। ठीक, तो ये हम मान लेते हैं कि अगर 3000 रुपीज़, ये फिक्स नहीं है, इसका कैलकुलेशन आपके सैलरी टोटल पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसका फाइंड करना। एक हम अंदाज़ा अनुमान लगा कि इसको 3000 मान लेते हैं। ठीक, एक है प्रोफेशनल टैक्स, ये 150 हो गया, टोटल मिला के आपका 7035 रुपीज़ यानी 7035 रुपया जो है टोटल डिडक्ट होगा। ठीक है, ये मिनिमम डिडक्शन की बात हो रही है। अगर आप जीपीएफ में अधिक कटाएंगे तो अधिक डिडक्ट होगा। अब देखिए, तो ये नेट पे जो हुआ आपका मंथली, अगर आज अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 75,390 रुपये ग्रॉस पे ये हो गया डिडक्शन 7035। तो ये जो हो गया आपका 68,361, ये हो गया जो हो गया आपका नेट पेमेंट है ना, नेट जो कट कुट के आपके हाथ में ये सैलरी इतना अमाउंट जो है वो आएगा। तो एक हैंडसम सैलरी है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपका सैलरी स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं प्रमोशन की बात। तो सच ये जो एएसओ है उसमें प्रमोशन का बहुत अच्छा स्कोप है और इस पद को मिनी आईएएस कहा जाता है। मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है इसको हम लोग समझेंगे और आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एएसओ के रूप में हम ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो हमारा बेसिक पे मतलब 4600 ग्रेड पे का है, लेवल 7 का पद है। ठीक, एसओ पहला प्रमोशन जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर यानी प्रशाखा पदाधिकारी। जैसे सचिवालय में 32 विभाग हैं और ये प्रत्येक विभाग को जो कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जो एक सेक्शन होता है उसका जो हेड होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर के नीचे 2 या 3 एएसओ काम करते हैं। ठीक, तो एएसओ से एसओ जो हम ये प्रमोट होता है उसमें मिनिमम टाइम है 8 ईयर यानी 8 साल, है ना। 8 साल में ये जो ड्यूरेशन है उसको कम करने की बात हो रही है। हो सकता है जो आपको ये कम हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो है 8 ईयर है एएसओ से एसओ में प्रमोशन के लिए टाइम चाहिए। जब आप इतना साल काम जॉब कर लेंगे तो आपको एसओ में प्रमोशन हो जाएगा। ठीक, उसमें भी ये कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 863 है तो सभी का प्रमोशन हो जाएगा। जितना एसओ का पद खाली होगा ऊपर उतना ही लोगों का यहाँ से प्रमोशन होगा। फिर जब उतना ही लोगों का प्रमोशन होगा तो कैसे होगा, तो यहीं पे आपका जो है रैंक या मेरिट जो आपका भी आएगा उसके वो बहुत रोल प्ले करेगा। ऊपर से टॉपर्स जो, जैसे मान लीजिए 50 लोगों का प्रमोशन होना है ये 8 साल के बाद एएसओ से एसओ में। ठीक, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा तो एएसओ का रिजल्ट में जो टॉप 50 कैंडिडेट होंगे उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, टॉप 50 का प्रमोशन होगा, सबका नहीं होगा, टॉप 50 का। तो इसीलिए अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, मेरिट में अच्छा रैंक पाएंगे तो इसका फायदा आपको प्रमोशन में होगा। हो सकता है कि मतलब 100 स्टूडेंट का प्रमोशन 8 साल में हो जाए, बाकी का प्रमोशन होते हो तो हो सकता है कि 15 साल लग जाए, क्योंकि प्रमोशन का 2 क्राइटेरिया, एक तो आपका ये ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए, उसके पश्चात ऊपर जो पद है उसमें वो पद वैकेंसी होनी चाहिए, पद वैकेंट होने चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है। ठीक, तो ये हो गया एसओ में प्रमोशन हो जाएगा। जब एसओ में आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप पहुंच जाएंगे लेवल 8 में, लेवल 8 का पद मिल जाएगा। उसका जो बेसिक पे है वो है 47,600, उसी के अकॉर्डिंगली आपका डीएटीए उसी में फिर ऐड होके बनेगा। 8 साल तो हो गया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे 5 ईयर जब काम कर लेंगे आप एज एसओ
ठीक है। जब एसओ आप 5 ईयर काम कर लेंगे ना, 5 साल, उसके बाद अब क्या होगा कि अंडर सेक्रेटरी के पद पे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 5 साल काम करने के पश्चात। लेकिन आप प्रमोट हो ही जाएंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि अंडर सेक्रेटरी में जो सेक्रेटरीट सर्विस के जो कोटा रिजर्व है उसमें पद रिक्त है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, उसमें एक और चीज़ समझिए कि 5 साल तो यहाँ हो गया, ठीक, ये 5 साल तो हो गया, मतलब 8 साल यहाँ और 5 साल यहाँ, टोटल 13 ईयर में आप अंडर सेक्रेटरी के पद पे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे ही आप 8 साल यहाँ, जब 4 साल एज अ सेक्शन ऑफिसर काम कर लेंगे, मतलब 8 + 8 + 4 यानी 12 ईयर, जब आप एज ए सेक्शन मतलब 4 ईयर सेक्शन ऑफिसर के रूप में और 8 साल एसओ के रूप में जब आप काम कर लेंगे आफ्टर 12 ईयर, तो प्रमोशन तो आप एलिजिबल होंगे इसके 5 साल के बाद, लेकिन आपका ग्रेड पे प्रमोशन हो जाएगा। ये जो लेवल 8 है, वो लेवल जो 8 है आपका, यूं ही 12 साल यहाँ पे कंप्लीट होगा टोटल, यानी सेक्शन ऑफिसर के रूप में जब आप 4 साल काम कर लेंगे, तो आपका ये जो है लेवल 10 में प्रमोशन हो जाएगा, सीधा लेवल 10 में, यहाँ पे लेवल 10 में। ठीक, लेवल 8 से लेवल 9 नहीं, लेवल 10 में एक स्टेप आगे। तो लेवल 10 में क्या होता है, इसका जो बेसिक पे है वो है 56,100। ठीक है, लेवल, ये समझिए ध्यान, इसीलिए एसओ को नंबर 1 पे इसीलिए रखना है, इसके में प्रमोशन का स्कोप बहुत अच्छा, और भी पद है जिसमें प्रमोशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें ना टेंशन नहीं है, फील्ड वर्क नहीं है, आपको डेस्क जॉब करना है, ऑफिस में मतलब जाना है हर दिन, और मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस ओपन होती है 10 to 6, यानी सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगी। हाँ, विशेष परिस्थिति में आपको काम करने के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन जनरली मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस ओपन होती है, और भी 10 to 6 आपका फिक्स टाइम है, कहीं फील्ड वर्क, कोई फील्ड वर्क नहीं है। ठीक है, तो जब ये लेवल 10 में पहुंच जाएंगे आप आफ्टर 12 ईयर, ठीक, और जो ही आप 5 साल इसमें पूरा कर लेंगे एज एसओ, तो आप अंडर सेक्रेटरी के पद पे प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक सभी लोग मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी पे तक पहुंचना आसान है, उसका वजह क्या है मैं उसको भी आगे डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके 2 कंडीशन चाहिए। आप जो एसओ नियुक्त जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वो अगर 24-25 साल में अगर आप अपॉइंट हो गए हैं, तभी आप जो है इसके ऊपर पहुंचने की संभावना है। यहाँ तक तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद तक पहुंचने के लिए तो 24-25 साल में ही अगर आप सिलेक्शन पाए हैं और अब अच्छा रैंक पाए हैं यहाँ पे, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भी है डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर जाकर रिटायर कर जाते हैं। ठीक, उसका वजह मैं बता रहा हूँ अभी। तो अंडर सेक्रेटरी में ये जो है अंडर सेक्रेटरी जो है लेवल 11 का पद है, यहाँ पे 6,600 ग्रेड पे, इसका जो बेसिक पे है वो है 67,700। ठीक, अंडर सेक्रेटरी पे जब आप फिर आप यहाँ पे 4-5 साल जब काम कर लेंगे, ऊपर का पद रिक्त रहेगा, तो आपकी प्रमोशन जो है डिप्टी सेक्रेटरी में हो सकता है। और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो लेवल 12 का पद है, और वो 7600 ग्रेड पे यानी 7600 ग्रेड पे का पद है। उसका जो बेसिक पे है वो है 78,800, और बाकी जो अलाउंस है वो इसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। ठीक, अब जब यहाँ पे इसके बाद बहुत कम लोग प्रमोट हो पाते हैं, ठीक है, उसका वजह देखिए, उसका वजह मैं क्लियर बता दूं। देखिए टोटल 1313 जो है ना, टोटल सचिवालय सहायक का कुल पद है सचिवालय में, सचिवालय प्लस प्रमंडल मिला के कुल पद माने क्षमता है 1313, कुल जो कैपेसिटी है 1313। ठीक, सचिवालय सेवा में एसओ के लिए। ठीक, उसमें क्या है कि सचिवालय सर्विस के अंतर्गत जो एसओ का पद रिजर्व है वो है आपका 657 पोस्ट जो है एसओ का, इससे भरा जाना है। अब देखिए अंडर सेक्रेटरी में 328 पद जो रिजर्व हैं, वो इसके प्रमोशन के लिए यहीं पे क्या होता है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड प्रशासनिक सेवा में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो जब 5-7-6 साल काम कर लेते हैं फील्ड में, अगर वो उनकी पोस्टिंग सचिवालय में होता है, तो वो लोग सीधा डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। तो देखिए पद आप अंडर सेक्रेटरी जो है झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो पद है, वो भी 5-6 साल के बाद यहाँ पहुँचते हैं, और आप भी 12-13 साल में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो 328 पद जो है वो रिजर्व है सिर्फ सचिवालय सेवा के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए। ठीक, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे तो 328 है, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी के सिर्फ 33 पद हैं रिजर्व,
तो जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों का प्रमोशन हो पाएगा। और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उसमें सिर्फ 10 लोग का जो कोटा है, मतलब सचिवालय सेवा के अंतर्गत सिर्फ 10 लोग प्रमोट होके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। और ये पद जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जो है ये है डीसी लेवल का पद है ना। जिला में जो डीसी होता है ना उसके लेवल का पद। अगर मान लीजिए कोई डीसी है किसी जिला में और उनकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद धारण करेंगे। इसीलिए एएसओ को जो है वो मिनी आईएएस कहा जाता है। मतलब एएसओ के पद पे सिलेक्शन पाकर अगर आप कम एज में और अच्छा रैंक पाकर सेलेक्ट हुए हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अंडर सेक्रेटरी तक तो लोग पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, ये प्रमोशन से संबंधित सारी बातें मेरे हिसाब से क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर कुछ और भी ये टोटल क्षमता मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब जो ये पद है ग्रुप बी का एएसओ जो है ना, ग्रुप बी का नॉन गजेटेड पद है। मतलब साइनिंग अथॉरिटी, अटेस्टेड अथॉरिटी इसको नहीं मिलता है। लेकिन जो ही आप एक प्रमोशन पा लेंगे यानी लेवल 8 में पहुंच जाएंगे तो वो ग्रुप बी का गजेटेड पोस्ट हो जाता है। मतलब आपके पास साइनिंग अथॉरिटी, सिग्नेचर अथॉरिटी जो है वो अटेस्टेड अथॉरिटी जो आपको मिल जाता है। तो एक ही प्रमोशन के बाद आप जो है गजेटेड पद पा लेते हैं। बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग का ऐसा सोचना है ये क्लर्कल पद है। ये क्लर्कल पद नहीं है। ठीक है, ऑफिस का पद है, डेस्क जॉब है। अब तो झारखंड सचिवालय में इनको बहुत सारे एएसओ को जो है केबिन भी मिलने लगा है। और क्लर्कल पद ये ऐसे नहीं है कि इससे नीचे, देखिए इससे नीचे जो है आपका यूडीए है, अपर डिविजनल असिस्टेंट, और इससे नीचे एक और नीचे जो एलडीए है। अभी जो वैकेंसी है उसमें आप देखे होंगे कि कनीय सचिवालय सहायक का 335 पद है ना। 300 यही है कनीय सचिवालय सहायक। तो कनीय सचिवालय सहायक जब प्रमोट होते हैं 8 साल 10 साल बाद तो ये यूडीए बनते हैं। फिर जब यूडीए जब 5 6 साल 7 साल जब रह लेंगे तो फिर उनका एएसओ में प्रमोशन होता है। तो ये मान लीजिए कि एलडीए का जो है वो मैक्सिमम प्रमोशन एएसओ तक या कुछ का हो सकता है कि एसओ तक हो। तो इसके नीचे जो है 2 क्लर्कियल स्टाफ है, एक यूडीए है, एलडीए है। तो ये जो है क्लर्कियल पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। बहुत सारे लोगों का कहना है ठीक है 2 टेबल वर्क है, इसीलिए ऐसा दिमाग में भर दिया जाता है कि क्लर्कियल पद है। लेकिन ऐसा नहीं, ये आपको असिस्ट करने के लिए यूडीए और एलडीए हैं, वहाँ रहेंगे। आप जो असिस्ट करेंगे एसओ को, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो प्रशाखा पदाधिकारी को असिस्ट करता है। ये क्लर्कियल पद नहीं है। ठीक, इस संबंध में अगर कोई और भी जानकारी आप लोग को प्राप्त करनी है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आकर कन्वे करूँगा। धन्यवाद।